Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and class 7, most welcome and I'm Suman ma'am, welcome to all. So class 7, आज हम chapter 7 पढ़ेंगे और the name of the chapter is water, यानी उस पानी के बारे में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो यूनिक फीचर है हमारे प्लानट पे। और आपको सबको पता तो है ही कि 29% जो है वो क्या है, वो है लैंड एरिया और हमारे पास 71% जो है वो वाटर है। लेकिन लेकिन जो वाटर है वो स्लैंटी बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई हमारे पास सिर्फ फ्रेश वाटर अगर देखें तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3% है। अब 3% फ्रेश वाटर को सेव कैसे करके रखना है, उसे कैसे यूटिलाइज करना है, ये तरीके हमें ज़रूर सीखने चाहिए, क्योंकि पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पानी को वेस्ट करना यानी हमारे जीवन को वेस्ट करना। सो सेव वाटर एंड सेव लाइफ। आप सबको पता है कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि हम सब अवेयर हो, ताकि हम सबको वाटर की इम्पोर्टेंस पता चले। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो वाटरी एरिया होता है उसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और जो साइकिल है, वाटर साइकिल जो है वो लगातार चलने वाला है ना। तो हाइड्रोलिकल जो साइकिल है इज नॉट अ बिगिनिंग एंड इट हैज़ नो एंड, इट हैज़ ऑल्सो नोन एज अ वाटर साइकिल। तो आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बताइए तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो वाटर साइकिल ही आपको बतानी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को अगर हम देखें तो 97.2% है वो ओशंस में है, सीज में है, बेज में है, ठीक है। और जो हमारे लिए है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है ओशन वाटर्स में वो क्या होता है, इक्वेटर के पास में अगर हम देखें तो वाटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इन जनरल वाटर इज वार्मर नियर द इक्वेटर एंड टेम्परेचर डिक्रीज टूवर्ड्स द पोलर रीजन। ये हम सबको पता है कि पोलर रीजन की तरफ ज़्यादा ठंड है, दैट्स वाई वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता चलता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर रिकॉर्ड करें हम तो इन क्लोज ट्रॉपिकल सीज एंड द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज विथ डेप्थ, यानी जैसे जैसे गहराई में जाते हैं क्या होता है, टेम्परेचर भी गिरता चला जाता है। अब स्लैंटी ऑफ ओशन वाटर की बात करें तो हमारे पास जो ओशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा नमक है, उनमें बहुत ज़्यादा नमक है जो कि पीने योग्य नहीं है, यानी इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना। हम उसे नहीं पी सकते हैं बिकॉज ऑफ उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है। और वो सॉल्ट की मात्रा कितनी है? It is estimated that every 1000 gram of ocean water has 35 gram of dissolved salts, यानी ओशन जो वाटर है 1000 ग्राम में 35 ग्राम तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है। दैट्स वाई हम उसको नहीं पी सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो होता है, ओशन वाटर, वो कैसे होता है, यानी वाटर में सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक ऑफ द डे इज सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। सो बिफोर दिस टॉपिक please like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So let's start. Ocean water is always in motion. आप सबको पता है जो ओशन वाटर होता है ना वो हमेशा मोशन करता है, ठीक है। और ओशन वाटर जो होता है वो हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, यानी वो समांतर और वर्टिकली तरीके से मूव करता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द वाटर कैसे, द मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑफ द ओशन टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज। यानी अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि जो ओशन वाटर है उसमें क्या होता है, उसमें सर्कुलेशन होता रहता है, उसमें हलचल होती रहती है, उसमें स्थिति बदलती रहती है। और अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट जो होता है वो 3 तरीके से होता है। और 3 तरीके से कैसे होता है? वाटर टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज इन 3 फॉर्म्स। फर्स्ट इज वेव्स। वेव्स यानी जो कि हमारी क्या होती है, लहरें होती हैं, तरंगे जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब वेव्स भी किस तरह से करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड इज टाइड्स। टाइड्स यानी ज्वार भाटा जो कि समुद्रों में आता है, ठीक है। और ओशन करंट्स, तो ओशन करंट्स यानी ओशंस की जो धाराएं होती हैं
इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो ये 3 टॉपिक जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो. सो विंड्स प्रोवाइड द मेन फोर्स फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर एंड द मूवमेंट इज बेसिकली ड्यू टू, यानी अगर हम बात करते हैं विंड्स की, मैंने आपको बताया कि विंड्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देती है, वर्टिकल मूवमेंट देती है, किसमें, ओशंस में. ठीक है, तो वो जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है. तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मैंने कहा कि भाई वहाँ पे जो विंड्स होती हैं, है ना, प्रिवलिंग विंड्स जो होती हैं हवाओं के द्वारा होता है. ठीक है, और सेकंड जो मैंने कहा कि टेम्परेचर होता है और स्लैंटी ऑफ ओशन वाटर, यानी उसमें कितना टेम्परेचर है उस पानी में और उसमें कितना नमक की मात्रा है, किसमें, ओशन वाटर में. ये डिपेंड करता है उसके मूवमेंट पे. और वेरिएशन यानी अलग अलग तरीके की डेंसिटी, है ना, उसमें पाई जाती है. तो डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर, यानी अब मैं बात करूं कि किस तरीके से महासागरीय जल जो होता है वो हमेशा गतिमान होता है. गतिमान यानी मूवमेंट होना उसमें, तो ये कभी भी शांत नहीं रहता है. ठीक है, तो महासागरों की गतियों को इस प्रकार में आपको डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट मैंने बोला वेव्स. वेव्स यानी तरंगे, टाइड से नहीं ज्वार भाटा, एंड ओशन करंट से नहीं धाराएं. तो इन सब के बारे में हम जैसे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट मैंने बोला वेव्स. तो अब वेव्स जो हैं, waves are formed in the ocean and seas when the winds blows across the water surface. यानी जो तरंगे हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, आप ये देखिए समुद्र तट पे जब आप बॉल खेलते समय बॉल अगर आपकी पानी में गिर जाती है तो क्या होता है, आप देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है उसमें. अगर आपकी गलती से बॉल, अगर आप समुद्र तट के किनारे खेल रहे हैं और वो बॉल पानी में गिर जाती है तो वो क्या होगी, तरंगों के साथ वो बॉल आगे और पीछे होगी. तो जैसे ही तरंगे सतह से जल से सतह की तरफ आएगी तो वो आपकी तरफ आ जाएगी, फिर वो वापस पानी अंदर की तरफ जाएगा. तो ये अंदर आना और बाहर जाना, है ना, महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और बैठता रहता है, उठता और गिरता रहता है. तो इन्हीं को हम तरंगे कहते हैं. सो द वेव्स आर फॉर्म्ड इन द ओशन और सीज व्हेन द विंड ब्लो अक्रॉस द वाटर सरफेस. यानी पानी जो है वो वाटर सरफेस की जो सरफेस की तरफ आता है. एंड द शेप एंड साइज ऑफ द वाटर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द प्रिवलिंग वेव्स. यानी ये जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, उनकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, उस टाइम चलने वाली हवाओं पर. एंड द वेव्स इज द सरफेस वाटर राइज एंड फॉल. और ये क्या होता है, ये पानी ऊपर उठता और गिरता रहता है. The actual formation about the water particles in the waves is limited and therefore waves travel great distance but the water particle remains at the same place. यानी जो पानी होता है ना बेटा वो क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपनी जगह ही रहते हैं. यानी ऊपर से आपको वो देयरफॉर द वाटर ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस, वाटर तो करेगा लेकिन उसके साथ जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पे सेम रहते हैं. सो यू हैव ऑब्जर्व दिस अबाउ फेनोमेना विद अ लीफ. आपको मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से बॉल का बताया मैंने, अब मैं आपको एक लीफ का बताती हूँ कि आप एक लीफ लीजिए और फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ स्टिल पॉन्ड. आप एक ऐसा करिए, एक स्टिल पॉन्ड यानी तालाब में वो पत्ती को डाल दिए, थ्रो इट इन द पॉन्ड एंड थ्रो अ स्टोन इन द वाटर नियर द लीफ. और आप एक स्टोन फेंकिए उस लीफ के पास, आपको क्या महसूस होगा, द वेव्स क्रिएट बाय द स्टोन स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन. यानी जो स्थिर पानी है, अगर आप पता है एक स्टोन फेंकते हैं तो आपको पता है वो वेव्स जाती हैं दूर तक, ऐसा लगता है कि शेप दिखती है अलग अलग, है ना. एंड द लीफ वॉबल्स अप एंड डाउन एज अ वेव पासेस. और जैसे ही आप वो थ्रो करेंगे स्टोन, क्या होगा, लीफ ऊपर और नीचे की तरफ होगी. क्यों होगी, क्योंकि वो पानी जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है, बट नेवर मूव्स हॉरिजॉन्टली. पर पानी क्या है, वो मूव नहीं कर रहा है. सो द लीफ कैन बी ब्लोन अवे बाय द विंड. लेकिन जो विंड है उसके द्वारा वो ब्लोन आगे पीछे हो रही है. सो बट नॉट ओनली बाय द वेव्स. सो राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर इन अ वेव रिप्रेजेंट क्रीस्ट एंड टॉर्च रिस्पेक्टिवली. यानी आपकी क्रीस्ट यानी यहाँ पे ये क्रिट्स रेस्ट जो है इसका मतलब है चढ़ाई,
है ना। और फिर आपको ट्रॉट्स यानी कैसे गर्त में गिरना, यानी ऊपर और नीचे गिरना लगातार चलता रहता है। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर इज वन फॉर्म, और ये एक तरीके से ऊपर नीचे उसका होना होता है। तो टॉर्च टू अनदर वेव्स, और हम इसी को ही क्या बोलते थे, इसी को हमने वेव लेंथ के नाम पे बता दिया, यानी इसकी लेंथ को हम नाप लेते हैं। ये देखिए वेव हाई है यहाँ पे, और वेव लेंथ यानी ये देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे जो होते हैं वाटर पार्टिकल जो मोशंस होते हैं। क्रिस्ट, ये देखिए क्रिस्ट और टॉर्च यानी क्रेस्ट यानी ऊपर की तरफ, और टॉर्च यानी नीचे की तरफ, ठीक है। तो वेव्स में कैसे मूवमेंट होता है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इससे हम क्या देख सकते हैं, हम इससे वेव्स की हाइट को नाप सकते हैं। अब समटाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, ये आपको स्टॉर्म्स में भी देखने के लिए मिलेगा, ह्यूज ओशनिक वेव्स आर फॉर्म। बहुत ज़्यादा जब स्टॉर्म आता है ना, तब आप ओशंस में देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े वेव्स बनते हैं। सच वेव्स कैन ऑल्सो बी जनरेट ड्यू टू द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी भूकंप, और वोल्केनिक इवैपोरेशन यानी ज्वालामुखी। जैसे ही अर्थ के इनर मोस्ट पार्ट में हमारे अर्थक्वेक और वोल्केनोज आते हैं, सो दीज वेव्स कैन हाइट ऑफ 20 to 30 मीटर एंड दे आर कॉल्ड सुनामी, और इन्हीं को हम सुनामी का नाम भी देते हैं। आपको पता है सुनामी तो बहुत डेंजर होती है, क्यों होती है, बिकॉज जो सुनामी की जो हाइट होती है ना बेटा, वो होती है कम से कम 15 जो मीटर होता है, वो कम से कम इसकी ऊंचाई होती है। और ये तरंगे होती है ना, ये ऊपर नीचे होती हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, पानी का ऊपर और नीचे गिरना होता है। तो सुनामी इन जापानीज, अगर सुनामी की हम बात करें तो ये एक जापानीज वर्ड है, और इसका मतलब क्या है, इट मीन्स हार्बर वेव्स, जो कि हार्बर वेव्स कहलाती हैं। तो स्टैंड फॉर द हार्बर एंड नामी मीन्स वेव्स, दैट मीन्स सुनामी। Tsunami occur when a large mass of water is displaced, और सुनामी कब आती है, जब बहुत लार्ज मास वाटरवेज में डिस्प्लेस हो जाता है। सो मोस्ट कॉमन कॉजेज इज एज अंडर अर्थक्वेक, और अंडर अर्थक्वेक भी जब आता है तब भी ये बहुत तेजी से आती है। इट कॉजेज लार्ज एरिया ऑफ सी फ्लो टू राइज और सबसाइड, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र क्या होता है, जो सी फ्लोर का होता है वो ऊपर नीचे, उसमें ऊपर नीचे तरंगे होती हैं। These leads to the generation of the huge waves with extremely long wavelength, और इस समय क्या होता है, तूफान में तेज वायु चलने पे विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, एंड इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। आपको पता है भूकंप ज्वालामुखी जब होता है, जल के नीचे और भूस्खलन होता है, यानी नीचे लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। महासागरीय जल में बहुत ज़्यादा, जो महासागर का पानी, ओशंस का जो वाटर होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, एंड दिस लीड्स टू, और इसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू बी जनरेशन ऑफ द ह्यूज वेव विद एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव लेंथ, एंड द सुनामी ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर। और इसी की वजह से जो सुनामी जो होती है ना बेटा, उसकी जो स्पीड अगर हम देखें तो वो 500 to 1000 किलोमीटर्स हो जाती है। इट स्पीड रिड्यूस, इट एंटर्स द सैलो वाटर नियर द कोस्ट। और फिर क्या होता है, अगर हम ये देखें तो यहाँ क्या होता है कि जब ये खाली जगह की तरफ जाती है, कोस्ट एरियाज की तरफ जब जाती है, तब इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। सो इट इज देन दैट हाइट इंक्रीजेज, एंड इट इज देन दैट इट हाइट इंक्रीजेज। और अब क्या होता है, अब यानी इसकी जो हाइट होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, और सुनामी से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। सो इन द कोस्टल एरियाज अ सुनामी में अपेयर एज अ ह्यूज वॉल ऑफ वाटर कमिंग टूवर्ड्स द कोस्ट, यानी एक बहुत बड़ी वॉल का काम करती है। किस तरीके से, वाटर कमिंग टूवर्ड्स द कोस्ट, पानी समुद्र से कोस्ट की तरफ जब आता है। So within the tremendous energy, the fast-moving waves crush houses and other structure in the coastal areas. Large objects such as ships can be pushed several kilometers inland, and most of that caused by the tsunami and due to the drawing. यानी आप ये देखिए कि जो सुनामी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डैमेज भी करती है। और वो देखिए आप सी कोस्ट जो एरियाज़ में लोग जो रहते हैं, है ना, उनके घर टूट जाते हैं, स्ट्रक्चर उनके घर का टूट जाता है। इवन बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं ना,
उनको भी वो पुश करके और कई किलोमीटर दूर तक वो पानी अंदर की तरफ ले जाता है उस शिप को, और इसी की वजह से हमारे जो सुनामी आती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और 2004 में जो इंडिया में सुनामी आई थी, इट इज़ वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि वो सुबह सुबह मॉर्निंग में आई थी, और उस दिन था दिन 26 दिसंबर, और सभी लोग न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में लगे हुए थे। और 2004 26 दिसंबर यहाँ पे हमारे देश में आया, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करके गया। सो द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सुमात्रा एंड इंडोनेशिया में भी ये आया। द अर्थक्वेक मेजर, अब अगर हम बात करें 26 दिसंबर 2004 की, जहाँ पे कि अर्थक्वेक के साथ आया ये, और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया में आया। द अर्थक्वेक मेजर्स 9.1 ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे इसकी कितनी स्पीड थी? 9.1, एंड इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड आफ्टर द चिलेन अर्थक्वेक इन 1960 एंड द गुड फ्राइडे अर्थक्वेक ऑफ अलास्का। यानी ये तीसरा सबसे बड़ा सुनामी था जिससे कि रिक्टर स्केल पे 9.1 नापा गया। और अगर हम बात करें कि इसकी स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो द अर्थक्वेक डिस्प्लेस द ओशन फ्लोर, और अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक जब आया उसकी वजह से क्या था? डिस्प्लेस्ड हुआ फ्लोर, किसका? ओशंस का। और यहाँ पे जो फ्लोर था उससे 20 मीटर तक ऊपर तक पानी गया। इट कॉज अ सुनामी विच डिवर्स्ड द शोर ऑफ इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड एंड सब अनदर कंट्रीज अलोंग द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यानी जो देश है जैसे कि श्रीलंका है, थाईलैंड है ना, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, इंडिया स्पेशली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एंड सुनामी वेव्स विच स्ट्रक द कोस्ट विद ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। यानी प्रति घंटे की बात करें तो 800 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये जो सुनामी थी ये इसकी स्पीड थी। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हाइट में वेव्स आई। ठीक है, अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करें, जो कि इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंप्लीटली सबमर्ज्ड। यानी सबमर्ज्ड का यहाँ पे मतलब है कि पूरा वो डूब चुका था। कब? 2004 में। और जो अगर हम बात करें यहाँ की ऊंचाई की, तो 15 मीटर ऊंचाई तक ये आया था, और 2004 अंडमान एंड निकोबार में आया। और इसकी जो ऊंचाई अगर हम नापें तो हमारे इंडिया में 150 मीटर ऊंचाई इसकी जो नापी गई थी, और स्पीड थी 700 किलोमीटर्स पर आवर। यानी अब आप ये देखें पूरा अंडमान निकोबार इसमें डूब चुका था। सो मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड एंड मिलियन बिकेम होमलेस, और 1 लाख लोगों के आसपास मर चुके थे, दे विल डाई, है ना। और क्या हुआ? द पीपल एंड also homeless also, यानी लोग बेघर हो गए। सुनामी वेव्स ट्रेवल अप टू द 3 किलोमीटर्स इंटीरियर फ्रॉम द कोस्ट, और जो हमारा इंटीरियर ऑफ द कोस्ट है वो लगभग वहाँ तक अंदर तक ये सुनामी पानी लेके गई। एंड इंडिया द वर्स्ट अफेक्ट एरिया वाज द कोस्टल रीजन बिकॉज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। और आप सबको पता है कि जो अंडमान और निकोबार है वो कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है, जहाँ पे कि चारों तरफ बहुत पानी है। So the entire tsunami affected area was threatened by diseases. अब जैसे सुनामी आई उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ के लोगों को बीमारियां होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जो पानी था वो बहुत डर्टी हो गया था, बहुत सारे लोग मर चुके थे उसमें। So this was due to the poisoning of fresh water supplies by saline water. और अब क्या था? जो फ्रेश वाटर था ना उसमें भी सलाइन वाटर मिक्स हो गया, तो इट इज अनफिट फॉर द हेल्थ, है ना, वो हमारे लिए सही नहीं है पीने के लिए। सो इट ऑल्सो कॉज्ड अ नंबरस डैमेज ऑफ द मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, फॉरेस्ट एंड कोस्टल वेटलैंड, रॉक फॉर्मेशंस, ग्राउंड वाटर एंड प्लांट बायोडाइवर्सिटी। यानी इनकी वजह से अगर हम देखें तो क्या था कि बहुत ज़्यादा जो फ्रेश वाटर था वो भी नुकसान हुआ, और साथ ही साथ में यहाँ के जंगल थे, यहाँ के कोस्टल जो वेटलैंड्स थी, रॉक फॉर्मेशन थे, कोरल रीफ्स जो थे, और साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर था वो सारा इसके प्रभाव से छूटा नहीं। यानी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ हमें कि सभी चारों तरफ हमारे क्या हो गया था? हमारे चारों तरफ ये पानी
फैल गया था और ये हमारे लिए सही नहीं रहा। सो आज फिर हमने ये करा कि भाई जो भी हमारी वेव्स होती हैं, है ना, आज हमने वेव्स पढ़ा और वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो वेव्स को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ने का एग्जाम्पल लिया हमने कि वेव्स को हम किस तरीके से 3 फॉर्म्स में पढ़ सकते हैं और जो हमारे लिए अलग अलग तरीके से जो पानी है वो किस तरीके से अलग अलग पानी का जो रूप है वो किस तरीके से हमारे लिए काम करता है और वो किस तरीके से मूवमेंट करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।